Hello everyone. Today we are learning chapter 1 of class 7th civics, and this is the part 2 of this chapter, and we learn about some stories of Dalits कि किस तरीके से उनके साथ अनइक्वालिटी हुई। लेकिन हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था हमारे इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी। ओके, सो लेट्स सी। हमने सबसे पहले पढ़ लिया था कि किस तरीके से कांताबाई जो हैं और उनके जो साहिब हैं वो सब लोग वोट देने के लिए एक ही लाइन में खड़े हुए हैं। तो कांताबाई को लग रहा है कि इतनी अच्छी बात है कि उनके सबके साथ एक इक्वली ही उनके साथ बिहेव करा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो कांता जहाँ पे काम करती हैं उन साहिब को आगे खड़ा कर दिया गया है क्योंकि ही इज़ अ बिजनेसमैन, वहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं की गई है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब कांता की जो बेटी होती है वो बीमार होती है तो क्या होता है, जब उसको हॉस्पिटल लेके जाती है तो क्या होता है, उसको लाइन के अंदर खड़ा होना पड़ता है। फिर वो देखती है कि उसकी बस्ती जो है हमेशा इतनी ज़्यादा गंदी रहती है, इसलिए उसकी बेटी बीमार हो जाती है। तो हमने इस स्टोरी के अंदर देखा 3 एस्पेक्ट्स हमने ऐसे देखे जिसके अंदर हमें पता लगा कि किस तरह सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के थ्रू ही हमें इक्वालिटी पता नहीं लग सकती, और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हमें इक्वालिटी का पता लगता है कि कितनी कहाँ पे इक्वालिटी है, कितनी नहीं है। ओके, सो हमने यहाँ पे देखा कांताबाई के अंदर कि उसको काम करना पड़ रहा है और उसकी जो साहिब है वो सब लोग बैठे हुए हैं तो उनको काम करना ही नहीं पड़ा। तो यहाँ ही थोड़ी इक्वालिटी थोड़ी सी हो गई। जो उनकी बस्ती है वो हमेशा गंदी रहती है जहाँ पे कांता रहती हैं, लेकिन उनकी जो उसके जो साहिब हैं जहाँ पे ये काम करती हैं उनके जो घर होते हैं वो हमेशा क्लीन रहते हैं। और जब वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता हॉस्पिटल की कि वो अपने बच्चे को दिखा लें। वो डायरेक्ट जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और वहाँ जाके आराम से अपने बच्चों का इलाज कर लेते हैं। ओके, फिर हमने देखा है किस तरीके से इनइक्वालिटी किस तरीके से इक्वालिटी होनी चाहिए लोगों के अंदर। फिर हमने देखा था कि कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हम लोग को लगता है कि कास्ट सिस्टम इंडिया के अंदर अब नहीं है, लेकिन हम लोग को बहुत ज़्यादा गलत लगता है। चाहे वो रूरल एरिया हो या फिर अर्बन एरिया हो, कहीं ना कहीं आपको कास्ट सिस्टम दिख ही जाएगा। जैसे कि हमने इस चैप्टर के इन एड्स में देखा कि किस तरीके से यहाँ पे लड़कियों को डिस्क्राइब करा गया है और कास्ट को कितना ज़्यादा गलत कहा है। और ये जो कटिंग्स हैं ये पेपर कटिंग्स हैं और ये अभी की हैं सारी। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि कास्ट के उस पर कैसे होता है। फिर हमने पढ़ा था ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी, जो कि एक दलित थे जहाँ पे तो उनको क्या करवाया जाता था, उनको लेट्स रीड फ्रॉम हेयर, हम यहाँ से पढ़ने वाले थे। ओके, ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950-2013 इज़ अ फेमस दलित राइटर। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जोथन he writes, I had to sit away from others in the class, and that too on the floor. The mat ran out before reaching the spot I sat on. Sometimes I would have to sit way behind everybody, right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. When he was in class 4th, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. He writes, the playground was way larger than a small physique could handle, and in cleaning it, my back began to ache, my face was covered with dust. Dust has gone inside my mouth. The other children in my class were studying and I was sweeping. Headmaster was sitting in his room watching me. I was not even allowed to get a drink of water. I swept the whole day from the doors and windows of the school's rooms. The eyes of the teachers and the boys saw the spectacle. Om Prakash was made to sweep the school and playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. He confronted the teachers and then walking away from the school holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear, "You are a teacher, so I am leaving now. But remember this much, master. He will study right here in the school, and not just him, but there will be more coming after him." अब देखो, ओम प्रकाश जो हैं ये एक राइटर हैं, ठीक है। तो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी होती है जो कि खुद इंसान खुद की ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो लिखता है। उसका नाम क्या है? जोथन। यहाँ पे इसका एक फ़ोटोग्राफ भी दिया गया है कि इस तरीके से ये है उनकी
बुक जो कि उन्होंने खुद की लाइफ पे लिखी हुई है। क्यों लिखी है? क्योंकि ही वॉज़ अ दलित, और दलित्स वो होते हैं जिनको जो कि बहुत ज़्यादा जिनको नीची कास्ट की माना जाता था पहले के ज़माने में, और आज भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं किस तरीके से कई बार आपने देखा होगा कि कुछ दलित्स लोगों को बहुत ज़्यादा नीचे कास्ट का बोल देते हैं कई लोग, उनसे शादी नहीं करते या फिर उनको नीचे कास्ट का मानते हैं। ओके, तो दलित का मतलब ही क्या होता है? दलित का मतलब होता है ब्रोकन। तो अब देखो कितना ज़्यादा ये गलत बात है, उनका नाम ही क्या लिख दिया है? क्या लिख दिया है? दलित, मतलब ब्रोकन। अब वो दलित थे तो इनकी इस वजह से तो उन्होंने उनकी बुक में लिखा है, जो ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी है ना, उन्होंने उनकी बुक में लिखा है कि उनको उनके स्कूल में, या उनकी स्कूल की बात बता रहे हैं कि उनको उनके स्कूल में जो दूसरे बच्चे होते थे उनकी क्लास के अंदर, उनसे दूर बिठाया जाता था। कई बार उनको फ्लोर पे बिठा दिया जाता था, कई बार जब उनको वहाँ बिठा दिया जाता था जहाँ पे कोई जगह ही नहीं है बैठने की, ठीक है। कई बार उनको वहाँ बिठा दिया जाता था जहाँ पे सबसे मतलब बिल्कुल पीछे बिठा दिया जाता था, बिल्कुल दरवाजे की साइड, जहाँ पे मतलब लोग बाग आ रहे जा रहे हैं तो उनकी लगातार लग रही है। समटाइम्स कुछ बार कई बार क्या करते थे वो लोग, हर बिना किसी रीज़न के उनको मारा करते थे। और जब वो क्लास 4th में थे तो जो उनका हेडमास्टर जो थे, मतलब जो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के, वो जब उन्होंने ओम प्रकाश जी से क्या बोला कि तुम्हें पूरे स्कूल की और तुम्हें पूरे प्लेग्राउंड की झाड़ू मारनी होगी। तो उन्होंने क्या बोला कि जो प्लेग्राउंड जो था, ओम प्रकाश से ये बोला हेडमास्टर ने कि प्लेग्राउंड और पूरे स्कूल की झाड़ू लगानी होगी। तो ओम प्रकाश जी कहते हैं कि जो प्लेग्राउंड था वो इतना ज़्यादा बड़ा था कि एक इंसान तो उसको क्लीन कर ही नहीं सकता था। इसीलिए मेरी कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो गया उस चीज़ से। मेरा जो फेस था वो पूरा कवर हो गया डस्ट के अंदर। डस्ट जो थी उनके माउथ के अंदर चली गई। जो दूसरे जो बच्चे थे उनकी क्लास के, वो पढ़ रहे थे लेकिन वो क्या कर रहे थे, उनसे झाड़ू दिलवाई जा रही थी। जो हेडमास्टर जो थे वो उनके ऑफिस के अंदर बैठकर उनको देखते रहते थे और उनको पानी पीने तक की इजाज़त नहीं दिया करते थे। इतना ज़्यादा उनके साथ बुरा ट्रीटमेंट और अनइक्वल ट्रीटमेंट हुआ करता था। मतलब देखो आप लोग कि सारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं लेकिन वो दलित हैं, उनकी कास्ट दलित है, सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए उनको ऐसे वाले काम करवाए जा रहे हैं पूरे स्कूल के अंदर। ओके, एंड उन्होंने पूरा जो दिन कैसे गुजार दिया, पूरा दिन सफाई करने के अंदर गुजार दिया। दरवाजे, खिड़कियाँ स्कूल की सब हर चीज़ साफ़ करी उन्होंने। और दरवाज़े और खिड़कियों से उनकी टीचर्स और जो बच्चे उनकी क्लास में पढ़ा करते थे, उन्होंने ये पूरा दृश्य देखा रोज़। और जो ओम प्रकाश जो थे उनको रोज़ ही उनके स्कूल और प्लेग्राउंड की सफाई देनी पड़ती थी। रोज़ ही सफाई देनी पड़ती थी, कम से कम 4-5 दिन के लिए 4-5 दिन तक उन्होंने सफाई करी उनके स्कूल की। ओके, और फिर एंड में क्या हुआ, उनके जो फादर थे उन्होंने क्या हुआ, स्कूल के पास से गुजरे ना, काम वाम से जा रहे होंगे तो स्कूल के पास से जब वो गुजरे तो उन्होंने उनको देख लिया ओम प्रकाश को कि वो स्वीपिंग कर रहे हैं। मतलब स्वीपिंग मतलब होता है झाड़ू देना, तो सफाई करना, तो वो स्वीपिंग कर रहे हैं। उन्होंने ये चीज़ देख ली तो उन्होंने क्या हुआ, वो गए अंदर और उन्होंने टीचर्स को कन्फ्रंट करा, मतलब टीचर्स के सामने ये चीज़ पूरी बात रखी और बोला कि मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। क्योंकि आप लोग सारे टीचर्स हो, वरना यहाँ पे अभी मैं कुछ ना कुछ गलत करके ही जाता है यहाँ से। मतलब कितनी ज़्यादा उनको ये चीज़ बुरी लगी, कितना ज़्यादा उनके सन के साथ, उनके बेटे के साथ इतना गंदा ट्रीटमेंट हुआ, इतनी इनइक्वालिटी दिखाई गई उनके बेटे के साथ। तो इस चीज़ से वो गुस्सा होकर उन्होंने इतना बोल्ड स्टेटमेंट दिया क्या कि यू आर अ टीचर, आप एक टीचर हो, सिर्फ इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, पर ये बात आप लोग याद रखना कि मेरा जो बेटा है वो यहीं पढ़ेगा और इसी स्कूल के अंदर पढ़ेगा, और सिर्फ यही नहीं, और भी इसके जैसे और बच्चे आएंगे जो कि इसी स्कूल के अंदर सही तरीके से पढ़ेंगे। और ये चीज़ हुई उनके साथ, ओम प्रकाश के साथ। तो आप लोग देख सकते हो किस तरीके से कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटी इज़ वेरी कॉमन, है ना। तो ये चीज़ उन्होंने बताई ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। एंड नाउ वील सी कि किस तरीके से रिलीजन के बेसिस पे, रिलीजन के स्फेयर में भी इनइक्वालिटी होती है।
तो हम क्या पढ़ेंगे, रिलीजन के बेसिस का पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ अंसारीज। पहले हमने पढ़ लिया कास्ट के बेसिस पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, कैसे दलित थे वो, इसलिए उनको इतना ज़्यादा गलत तरीके से और घटिया तरीके से क्या करा, उनको ऐसे इतना ज़्यादा इनइक्वल ट्रीट करा, उनसे स्कूल का सफाई वगैरह करवाई, उनको कभी मारते थे, कभी कुछ करते थे, तो उनकी क्या हुआ, उनकी डिग्निटी हर्ट हो गई, राइट। डिग्निटी क्या होती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है हर इंसान की। तो अगर आप वो चीज़ हर्ट करोगे तो गलत ही लगेगा ना सामने वाले को, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए ना, द अदर पर्सन वुड बी हर्ट। अब देखो, हमने पढ़ लिया कास्ट के बेसिस पे कैसे होता है, अब हम पढ़ेंगे कि रिलीजन के बेसिस पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है बाय द मीन्स ऑफ स्टोरी ऑफ अंसारीज। ओके, अंसारीज होते हैं मुस्लिम्स, तो दे ईट मीट ऑफ कोर्स। ओके, तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस जल्दी से लेट्स जस्ट रीड really quickly. The second story is based on an incident that took place in one of India's largest cities and is common practice is in most parts of the country. It is a story about Mr. and Mrs. Ansari who were looking to rent an apartment in the city. They had the money, and so paying the rent was no problem. They went to a property dealer for help to find a place. The dealer informed them that he knew about the quite few apartments that were available for rent. They visited the first apartment with the Ansaris, the Ansaris liked it very much and decided to take it. However, when the landlady found out their name, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarians. Both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. The same excuse was repeated in the second and third apartments. Finally, the property dealer told them that they might want to change their names to call themselves Mr. and Mrs. Kumar. The Ansaris were reluctant to do this and decided to look some more. In the end, it took a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. अब देखो क्या हुआ इन लोगों के साथ। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ। मिस्टर और मिसेस अंसारी जो हैं वो मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम्स क्या होते हैं, वो लोग नॉन वेज खाते हैं, मीट खाते हैं, राइट। तो इसीलिए इन लोगों के साथ क्या हुआ, उन लोगों के साथ अनइक्वालिटी ऐसे हुई कि वो लोग अपनी एक जगह से शिफ्ट कर रहे थे, तो उनको क्या चाहिए था, उनको एक अपार्टमेंट चाहिए था उनको एक अपार्टमेंट चाहिए था। तो वो लोग क्या हुआ, उन लोग को उनके पास पैसे भी थे पूरे, और तो वो लोग विलिंग थे, वो लोग वेल कर रहे थे कि वो लोग पैसे दे देंगे रेंट के, ठीक है। तो उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो वो लोग आराम से पैसे दे सकते थे कि हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, जब वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए कि उनसे बोला कि हमें एक रेंट चाहिए मिस्टर मिसेस अंसारी, तो बोलते हैं उन्हें बोला डीलर से कि मुझे एक रेंट पे एक अपार्टमेंट चाहिए। तो उन लोगों ने, जब वो लोग फर्स्ट अपार्टमेंट देखने के लिए गए, तो वहाँ की जो लैंड लेडी थी उन्होंने उन लोगों को वो वाला अपार्टमेंट, फर्स्ट अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया, ठीक है। तो वहाँ की जो लैंड लेडी थी ना, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ऐसे लोगों को नहीं रखूँगी जो कि मीट खाते हैं। जबकि दूसरे घर से ही, जहाँ पे मिस्टर मिसेस अंसारी और जो डीलर थे वो शॉक हो गए, क्योंकि उसी के पास, उसके नेबर से ही एक फ़िश की स्मेल आ रही थी कि अंदर फ़िश खा रहा है कोई, या फिर फ़िश बन रही है, फ़िश की स्मेल आ रही थी उन लोगों के पास वाले नेबर वाले हाउस में से। और ये कितना ज़्यादा इररेलेवेंट सा वो था एक्सक्यूज़ किसी को अपार्टमेंट ना देने का। तो मतलब यही है कि वो लोग किसी और रिलीजन के थे, तो इसीलिए उन लोगों ने उस लैंड लेडी ने उनको घर नहीं दिया। उन लोगों ने और ढूंढा घर, उन लोगों को हमेशा यही कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ दे के निकाल दिया जाता था कि नहीं, हम ऐसे को नहीं दे सकते, हम वैसे को नहीं दे सकते। तो एंड में जो डीलर था उसने बोला कि भाई आप लोग एक काम करो, आप लोग मिस्टर एंड मिसेस कुमार करके आप लोग अपना नाम ही चेंज कर लो, ताकि शायद आपको कोई रेंट पे घर दे दे, राइट। तो उन लोगों को ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और फिर उन्होंने बोला कि आप रहने दो, हम खुद ही वो चीज़ ढूंढ लेंगे, ठीक है। रिलक्टेंट टू डू दिस मतलब ये हुआ इस चीज़ का कि इतना ज़्यादा उनकी डिग्निटी जो थी, उनकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट थी, मतलब वो उनको कहीं रहने के लिए उनका रिलीजन को चेंज करना पड़ रहा था, ये चीज़ उन लोग को इतनी ज़्यादा बुरी लगी। तो उन लोगों ने क्या कहा कि नहीं, अभी हम और देखेंगे। तो एंड के अंदर जाकर उनको कहीं ना कहीं से एक अपार्टमेंट मिल ही गया, जो एक लैंड लेडी मिल ही गई जो कि उनको अपार्टमेंट देना चाह रही थी, या फिर शी वॉज़ विलिंग टू गिव द अपार्टमेंट टू देम। सो मतलब इसके अंदर देखो कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग मुस्लिम्स थे, इसीलिए क्या हुआ, उनको
अपार्टमेंट नहीं दिया गया बिल्कुल फालतू के रीजंस देकर, ठीक है। तो नाउ वील सी कि किस तरीके से ये जो हमने अभी देख लिया कि कैसे कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग भी डिस्क्रिमिनेशन होता है और रिलीजन के पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे हमने मिस्टर और मिसेस अंसारी की जो बात थी, जो स्टोरी थी वो पढ़ी, और ये दोनों जो स्टोरीज़ हैं वो बिल्कुल सच हैं, बिल्कुल सच हैं ये स्टोरीज़। और यू कैन सी कि किस तरीके से अभी भी लोगों के अंदर इनइक्वालिटी की परिभाषा अभी तक चेंज नहीं हुई, या फिर इक्वालिटी की परिभाषा चेंज नहीं हुई है। वो लोग सिर्फ उन लोगों को फेवर देना चाहते हैं, या तो जो कि वो जो कि हायर कास्ट के हैं उन लोगों को फेवर देना चाहते हैं, या फिर जो कि उनके खुद के रिलीजन के हैं उनको ही फेवर देना चाहते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि हिंदूज जो होते हैं उनको भी घर नहीं मिलते, कोई सिख हो गया उनको भी घर नहीं मिलते, कोई ईसाई हो गया उनको भी घर नहीं मिलते। तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऐसे उसमें रहने में, ऐसे स्फेयर्स में रहने की वजह से। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स रिकग्नाइजिंग डिग्निटी मीन्स। तो लेट्स सी व्हाट डिग्निटी मीन्स। डिग्निटी का मतलब होता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद के लिए आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपके रिलीजन के लिए आपकी जो रिस्पेक्ट है, हर चीज़ आपकी इज्जत जिसे आप कह सकते हो, रिस्पेक्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिग्निटी कहते हैं। अगर आपको कोई डिस्क्रिमिनेट करेगा आपको बुरा लगेगा, राइट, उसको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ स्टीम को ठेस पहुँचेगी। इसीलिए क्या होता है, इनइक्वालिटी से लोगों को क्या लगता है, बुरा लगता है, और कई बार ये चीज़ें डिप्रेशन, सुसाइडल एक्ट, इन सब में भी बदल जाती हैं इनइक्वालिटी वगैरह से, क्योंकि हर चीज़ जो है हमारी वो सेल्फ रिस्पेक्ट से, हमारी डिग्निटी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। हमारी मेंटल हेल्थ हमारी डिग्निटी से जुड़ी हुई है। इसीलिए हमें कभी भी हमें हमेशा दूसरों को काइंडनेस शो करनी चाहिए हमेशा। ओके, सो लेट्स रीड। You have understood now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. Om Prakash Valmiki and the Ansaris are being treated unequally on the basis of differences of caste and religion. अब आप लोगों को पता लग चुका है किस तरीके से हमारी जो कास्ट है जिसमें हम पैदा हुए हैं, whether you are a Brahmin, you are a Shatru, you can be a Shudra, not Shatru, Shudra, या फिर you can be a Kshatriya। किसी जिस भी कास्ट में आप बॉर्न हुए हैं, जिस भी रिलीजन में आप बॉर्न हुए हैं, चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, चाहे आप रूरल एरिया से आ रहे हैं, चाहे आप अर्बन एरिया से आ रहे हैं, चाहे आप मेल हैं या फिर आप फीमेल हैं, आप मैन हैं या फिर आप वुमेन हैं, ये चीज़ें ही यही चीज़ें हैं जिससे हमें एक अनइक्वली ट्रीट करा जा सकता है। जैसे कि मेल और फीमेल्स के अंदर कई बार ये हो जाता है कि मेल्स को ज़्यादा सैलरी पे करी जाती है, फीमेल्स को कम, उसी काम के लिए कम सैलरी पे की जाती है, कई बार ऐसा होता है। और बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, कई बार अनइक्वालिटी हो जाती है इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे। किस चीज़ के बेसिस पे, हमारी बैकग्राउंड क्लास पे, जहाँ से हम आ रहे हैं, जहाँ से हम उठ के आ रहे हैं, वेदर यू आर फ्रॉम अ रूरल एरिया और अ अर्बन एरिया, या फिर आपके रिलीजन के बेसिस पे भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, अनइक्वालिटी हो सकती है, या फिर आपके पास आपकी कास्ट के थ्रू भी हो सकती है, या फिर आप या मेल हो या फीमेल हो उसके अकॉर्डिंग भी की जा सकती है आपके साथ अनइक्वालिटी। यही हमारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अनइक्वालिटी दिखती है हमें हर वक्त। ओके, तो लेट्स सी, जैसे कि हमने देखा ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी जो थे वो किस तरीके से अनइक्वलिटी ट्रीट हो रहे थे। वो या तो उनकी कास्ट की, ओम प्रकाश वाल्मीकि तो उनकी कास्ट की वजह से ट्रीट हो रहे थे इतने गलत तरीके से, और जो हमारे अंसारीज थे वो किस वजह से हो रहे थे ट्रीट इतना गंदा, उनके रिलीजन की वजह से। ओके, अनइक्वली, इतना ज़्यादा अनइक्वली इसलिए वो ट्रीट करा जा रहा था उन्हें। ओके, when persons are treated unequally their dignity is violated. The dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansaris was violated because of the way in which they were treated. By picking on him and making him sweep the school because of his caste, Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that he was in. It was his father who was
was his father who, on seeing his son sweep, felt angry by this unequal treatment and confronted the teachers. The Ansari's dignity was also hurt when person refused to lease their apartment to them. However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that they made them refuse this suggestion. अब देखो, जैसे कि हमने देखा ओम प्रकाश वाल्मीकि की डिग्निटी कैसे हर्ट हुई, उसको कितना ज़्यादा बुरा लग रहा होगा इस चीज़ के लिए कि उसको सारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं और वो क्या कर रहा है, वो बेचारा स्वीपिंग कर रहा है फ्लोर के ऊपर, उसको पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। वो तो उसके फादर थे जिन्होंने ऐसा अपने बेटे को इस तरीके से देखा तो उनको अनइक्वल फील हुआ या फिर उन्होंने जाकर उस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, वरना कोई बच्चा है तो उसको तो क्या ही पता होता है अनइक्वल और इक्वल ट्रीटमेंट के बारे में, राइट। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इक्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए। जैसे कि अंसारीज़ जो थे उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पहले ही बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे वो लोग, लेकिन जब उनके जो डीलर था उसने बोला कि आप अपना नाम ही चेंज कर लो, तब उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ही थी जिसकी वजह से उन्होंने वो सजेशन चेंज नहीं लिया और बोला कि नहीं, हम हमारा सरनेम तो बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे और हम हमेशा इसी सरनेम के साथ, इसी रिलीजन के साथ जिएंगे, चाहे हमें कोई कैसे भी ट्रीट इक्वल करे या ना करे। तो इन चीज़ों की वजह से, अनइक्वालिटी की वजह से कई बार लोगों की बहुत ज़्यादा जो डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इज़्ज़त जो होती है, वो ख़राब हो जाती है। यू कैन सी सम वीडियोज़ ऑफ सम पिक्चर्स ऑफ अ मूवी। ये एक मूवी के पिक्चर्स हैं जहाँ पे आप देख रहे हो दो बिजनेसमैन जो हैं वो उनके जूते किस पे पैर पे उस पर रख रहे हैं, जूते साफ़ करने वाले के पैर पे रख रहे हैं, उनको पैसे दे के चले जा रहे हैं। ओके, दिस इज़ अ मूवी ऑफ दीवार। ओके, तो किस तरीके से वो उन्होंने कॉइन उनके हाथ में थोड़ी दिया, उन्होंने फेंक दिया उनके मुंह पर, तो ये कितना ज़्यादा बुरा लगा होगा। उन्होंने उनका काम तो करा, लेकिन उनको अगर उनका काम ऐसा है, छोटा है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उनको पैसे ही इतना ज़्यादा फेंक कर दोगे, नहीं ना। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन। ओके, सो इसीलिए इस मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा आगे जाके बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जाती थी, किस तरीके से वो जो लड़का होता है वो बड़ा बन जाता है आगे जाके, और जो ऐसा वो ट्रीट सबको नहीं करता। ओके, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब हमने पढ़ लिया कि इक्वालिटी क्या है और क्यों है, किस तरीके से हमें क्यों हर वक्त सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अब हम देखते हैं इंडिया की डेमोक्रेसी के अंदर इक्वालिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिखाई है। क्यों? क्योंकि पहले के ज़माने में जब फ्रीडम नहीं मिली थी, तब जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने हमारी ही सुपरस्टिशंस जैसे कि जो की थी अनटचेबिलिटी और कुछ ऐसे सती प्रथा, ऐसे इन चीज़ों की वजह से ही हमारा फ़ायदा उठाकर हम पे राज करना शुरू कर दिया था हम ब्रिटिशर्स ने, और इन प्रथाओं को रोकने के लिए इन प्रथाओं को रोका गया और फिर ही हमारा जो इंडिया था वो आज़ाद हुआ। और ये सबसे बड़ा मेजर रीज़न था कि किस तरीके से उन्होंने हम पर हमला कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। ओके, सो अब हम देखेंगे कि क्यों हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सारे लॉज और रूल लिखे हुए हैं, उसमें इतना ज़्यादा इक्वालिटी कैसे दी गई है हर एक इंसान को। ओके, The Indian Constitution recognizes every person as equal. This means that every individual in the country, including male and female persons from all castes, religion, tribes, educational and economic backgrounds, are recognized as equal. This is not to say that inequality ceases to exist. It doesn't. But at least in democratic India, the principle of the equality of all persons is रिकग्नाइज। अब देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक इंसान को क्या माना जाता है? इक्वल माना जाता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, कोई सा भी उसका बैकग्राउंड हो, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, या फिर उसका कास्ट कोई सी भी, उसका रिलीजन कोई सा भी हो, चाहे वो ट्राइब से बिलोंग कर रहा है, चाहे वो अनपढ़ है या फिर उसने वो एजुकेटेड है या फिर वो इकोनॉमिकली लो है, मतलब पुअर है या फिर रिच है, सबको इक्वली ही ट्रीट किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर हमें इनइक्वालिटी नहीं देखने को मिलती, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बहुत बड़ी बात है कि इस चीज़ को एज अ प्रिंसिपल देखा गया है। ओके, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हर एक इंसान को इक्वल ही रिकग्नाइज करा जाएगा, कोई भी हमसे नीचे नहीं है, सब हमारे बराबर हैं, वेदर ही इज़ पुअर, वेदर ही इज़ रिच, सबको इक्वालिटी मिलेगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। While earlier
No law existed on to protect people from discrimination and ill treatment. Now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals. अब पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, पहले के ज़माने में ऐसा कोई लॉ था ही नहीं, ब्रिटिशर्स हमें हर वक्त दबाते रहते थे. उससे पहले भी कोई लॉ नहीं था, जब मुगल्स एंड ऑल हम पे राज करा करते थे तब भी कोई लॉ नहीं था, राइट. तो इसी वजह से अब क्या है, हमारे इंडिया के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे लॉ बनाए दिए गए हैं, ऐसे हमें राइट्स दिए गए हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि हम पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता और हम सब डिग्निटी के साथ जिएंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिएंगे, किसी की भी डिग्निटी हर्ट नहीं होगी, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, कास्ट से हो या फिर ट्राइब से हो, ओके, या फिर वो उसका कोई भी जेंडर हो. The recognition of the equality includes some of the following provisions in the Constitution. अब इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे इक्वालिटी हमें दिखती है, रिकॉग्नाइज होती है हमें, ठीक है. सबसे पहला क्या है, फर्स्ट द पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ. अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक इंसान, चाहे वो अमीर है, गरीब है, किसी भी कास्ट या फिर ट्राइब का है या फिर रिलीजन का है, नो मैटर व्हाट हिज रिलीजन इज़, कोई भी है, उसने कोई क्राइम करा है तो उसको पकड़ा जाएगा, उसको जेल के अंदर डाला जाएगा जब तक उसका ट्रायल्स नहीं ख़त्म होते, ठीक है. अगर वो इनोसेंट है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं है तो उसको जेल के अंदर उसको सज़ा सुना दी जाएगी, ठीक है. कोई भी हो वो, नो मैटर व्हाट हिज रिलीजन और कास्ट और जेंडर कन्वेज, ठीक है. तो वो लॉ के आगे सब लोग सेम हैं. वो अगर रिच भी हैं तो पैसे दे के उनको नहीं छुड़वाया जा सकता, ओके. What this means is that every person from the president of the country to Kanta, a domestic worker, has to obey the same laws. अब देखो जैसे कि हमारा प्रेसिडेंट जो है हमारी कंट्री का, वो कितना ज़्यादा बड़ी पोस्ट हो गई, राइट. चाहे वो हमारी प्रेसिडेंट ने अगर कोई क्राइम करा है तो उसको भी लॉ के सामने जाके खड़ा करा जाएगा. चाहे कोई एक डोमेस्टिक वर्कर ही है उसको भी लॉ के सामने जाके खड़ा करा जाएगा, उसको भी जस्टिस मिलेगा. अगर हमारे प्रेसिडेंट ने कुछ गलत करा है तो कांता जैसी डोमेस्टिक वर्कर को भी क्या मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, ओके. हैज़ टू ओबे द सेम लॉज. सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, वेदर दे आर फीमेल और मेल. सेकेंड क्या है, नो पर्सन, कोई भी इंसान उसके कोई से भी रिलीजन से वो बिलोंग करता है या फिर कोई सी भी उसकी रेस है, मतलब वो काला है या गोरा है या फिर उसकी कास्ट अलग है या फिर उसका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो गलत है, तो कहीं से भी कुछ भी गलत नहीं है और हर इंसान जो है वो इक्वली ट्रीट होगा, उसको कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, रिस्पेक्टफुली उसको ट्रीट किया जाएगा. थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ द एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स. अब थर्ड क्या है, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था कि हर इंसान लॉ के आगे बिल्कुल इक्वल है. सेकंड था रिलीजन, रेस, कास्ट वगैरह जो भी है, कुछ भी हो वो इक्वल है, सब इक्वल हैं, ओके. सब एक ही पेज पे खड़े होते हैं, ओके. सो थर्ड क्या है, थर्ड ये है कि हर एक इंसान को जो पब्लिक प्लेसेस जो हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाई हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, प्लेग्राउंड्स हो, होटल्स हो, शॉप्स हो, मार्केट्स हो, सब के लिए वो अवेलेबल हैं. हर एक इंसान वहाँ पे जाएगा. पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में ब्राह्मण्स क्या ये करते थे कि उनका अलग मंदिर हुआ करता था और वो लोग क्या करते थे कि उनको जो अछूत हुआ करते थे, जिनको वो लोग अछूत मानते थे, जैसे कि नीची क्लास की जो कास्ट के लोग हुआ करते थे, उनको उनके मंदिरों में एंट्री नहीं दी जाती थी. तो ओके, सो इसी की वजह से यहाँ पे दिया हुआ है कि हर पब्लिक प्लेसेस पे क्या बोलते हैं, सब लोग, हर एक कास्ट के लोग आना चाहिए, ओके. सबको अवेलेबल हैं ये सारी चीज़ें. और ऑल पर्सन्स कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स, बाथिंग घाट्स, ओके, बेथिंग घाट्स. अब देखो सब लोग वेल्स भी यूज़ कर सकते हैं, कुएँ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी रोड यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी जाने के लिए सबको सेम ही राइट्स हैं, ओके. सो फोर्थ क्या है, अनटचेबिलिटी अबॉलिश हो गई है. अनटचेबिलिटी जैसे कि मैंने बताया, छुआछूत करते थे पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा लोग कि ये नीची कास्ट का है, ये उस रिलीजन का है, ये उस रिलीजन का है, हम इसको टच नहीं करेंगे, हम इसके घर के जाके अंदर जाके खाना नहीं खाएंगे, यही हमारे घर के अंदर आकर काम करेंगे सारा गंदा वाला. तो इन सारी चीज़ों को हटा दिया गया है, उसको हम क्या कहते थे, अनटचेबिलिटी.
जैसे कि मैंने बताया था अभी कि ये बहुत बड़ा रीज़न था हमारे इंडिया के अंदर, सुपरस्टिशन था ये, ओके। द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज़ गारंटीड in the constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities। अब देखो लॉज तो बन गए, ये सारी चीज़ें हो गई भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारी चीज़ें दे दी, 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, लॉ बन गया। अब उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उसको फॉलो कौन करवाएगा, वो करवाएंगे हमारे एग्जीक्यूटिव के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, पुलिस एंड ऑल, ओके। अब देखो जैसे कोई लॉ बन के आता है कि अगर आपने हाई स्पीड करी तो आपका चालान कट जाएगा। अब गवर्नमेंट तो आएगी नहीं आपका चालान काटने के लिए, राइट। तो कौन आएगा आपका चालान काटने के लिए, आपका चालान काटने के लिए आएगा ओवर स्पीडिंग के चक्कर में पुलिस वाले। तो पुलिस वाले ही होते हैं जो हमें इन सारी इक्वालिटी को गारंटी करते हैं हमारे लिए, ओके। और ये पहली चीज़ हो गई पुलिस एंड ऑल। और जो सेकंड चीज़ है वो है कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट के, मिड डे मील जैसे एक प्रोग्राम है जिसमें ये हुआ करता था कि सबको खाना दिया जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल के सारे बच्चों को खाना दिया जाएगा, मिड डे मील होगा उनका उसके अंदर। ऐसे ही कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिससे हमें इक्वालिटी दिखती है, ओके। देन देयर आर सेवरल laws in India that protect every person's right to be treated equally। यहाँ पे इंडिया के अंदर कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि हर एक इंसान के राइट को बताता है कि उसको इक्वली ही ट्रीट किया जाएगा। लॉज के साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम्स भी दी हैं जिससे जो हमारी लाइव्स हैं कम्युनिटीज़ की, जैसे कि जो पुअर लोग हैं या फिर जिनके पास खाने को नहीं है, उनके लिए कुछ ऐसी स्कीम्स और लॉज बनाए गए हैं जिसके साथ वो लोग खाना वगैरह खा सकें। मतलब गवर्नमेंट के थ्रू भी हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमें इक्वली ट्रीट किया जा सकता है, किया जाता है, ओके। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। जैसे कि मैंने बताया मिड डे मील स्कीम में क्या होता है, चिल्ड्रन जो होते हैं उनको दोपहर के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जैसे वो पढ़ रहे होते हैं तो उन लोगों के पास इतना तो शायद उनके पास खाने को ना हो, तो इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे खाना बनवाया जाता है स्कूल्स के अंदर और उनको खिलाया जाता है, ओके। और ये कहाँ तक होता है, एलिमेंट्री स्कूल तक होता है, मतलब 5th तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए लंच बनाया जाता है। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम एंड इन 2001 फर्स्ट सबसे पहले किसने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करी थी इंडिया के अंदर, तमिलनाडु ने करी थी। कब करी थी, द तमिलनाडु स्टेट इंट्रोड्यूस दिस स्कीम इन 2001। The Supreme Court asked all the governments to begin the program in their schools within 6 months। अब जब ये चीज़ उसने तमिलनाडु ने शुरू करी ये स्कीम, तो जो सुप्रीम कोर्ट था उसको ये स्कीम बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, सही लगी, और उसने क्या बोला कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर सारी स्टेट जो हैं वो ये मिड डे मील प्रोग्राम को शुरू कर देना चाहिए, ओके। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव effects। These include the fact that more poor children have begun enrolling and regular attending school। अब देखो क्या होता है कि कई बार जो माँ बाप होते हैं जैसे पुअर हैं वो लोग, ठीक है, तो माँ बाप क्या करते हैं उनके बच्चों को भी काम करवाने के लिए बाहर भेज दिया करते हैं, जैसे कहते हैं हम लेबर, जिसे हम कहते हैं चाइल्ड लेबर। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कई बार जो 14 साल से छोटे बच्चे भी काम कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ गलत है, उनको भी पढ़ने का हक है। तो इस स्कीम के चलते हुए क्या हुआ कि जो पुअर चिल्ड्रन जो थे उन्होंने सिर्फ इस खाने के चक्कर में उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने स्कूल्स को अटेंड करना शुरू कर दिया। कौन से स्कूल्स को अटेंड करना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल्स को अटेंड करना शुरू कर दिया, ओके। सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट तो ये था। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल, बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड। उनकी अटेंडेंस इम्प्रूव हो गई है। टीचर्स ने क्या बताया गवर्नमेंट स्कूल्स की कि पहले जो बच्चे हुआ करते थे वो उनके घर जाया करते थे लंच खाने के लिए, लेकिन वो लोग वापस नहीं आते थे स्कूल के अंदर। लेकिन जब अब मिड डे मील शुरू हो गया है स्कूल्स के अंदर, तो क्या हो गया है कि जो लोग हैं जो बच्चे हैं वो मिड डे मील खाने के लिए वापस स्कूल आ जाते हैं और उनकी अटेंडेंस जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, ओके। देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। एक और चीज़ क्या है, उनकी जो माएँ होती थी जिनको उनके जो काम करती थी बाहर की जगहों पर, उनको घर आना पड़ता था अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, तो अब उनको वो भी नहीं करना पड़ता, तो वो एक्स्ट्रा टाइमिंग कर लेती हैं अपने कामों में और उनको फ़ायदा हो जाता है, ओके। दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हैव रिड्यूस्ड कास्ट
This is because children of all castes in the school eat this meal together. In quite a few places, Dalit women have been employed to cook the meal. The midday meal program also helps reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty. अब इस प्रोग्राम के अंदर ये भी हुआ है कि कास्ट जो अलग अलग कास्ट के बच्चे अलग अलग जो बच्चे हैं वो सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं. और ये भी हुआ है कि जो चिल्ड्रन हैं वो उनकी जो माएँ हैं, जैसे दलित वुमेन जो होती हैं, उनको क्या होता था, उनको कूड़ा वगैरह उठाने का काम दिया जाता था, लेकिन अब उन लोगों को एम्प्लॉय कर दिया गया है इस चीज़ के थ्रू, और वो लोग ही आकर कई बार खाना बना रही होती हैं उन जगहों पर, उन स्कूल्स के अंदर. और ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है, इससे जो हंगर है पुअर स्टूडेंट्स का वो भी बिल्कुल कम हो गया है, क्योंकि पहले बच्चे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते थे पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि उनके जो पेट हुआ करते थे वो खाली हुआ करते थे. ओके, तो टिल हियर वी आर रीडिंग, एंड द नेक्स्ट पार्ट विल रीड फ्रॉम वाइल द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. So goodbye.